हमारे नौकाश्री के मेरे साहब जनाब मणिराज शेखर साहब अभी आपके सामने जबरदस्त तकरीर मौलाना साहब से जो सुनने को मिला, मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ मौलाना जमीर साहब का, और साथ ही साथ हमारे जितने सीनियर लीडर और कॉर्पोरेटर मंच पे बैठे आप सबका, और भाई ने थोड़ी देर खामोश बैठ वहां, या तो हट जाओ यार, अमीन हट जाओ, बिठा लो, क्या करें तुम वहां, बैठ जाओ यार, क्या करो, काफी चेहरे हैं वहां पे, क्या करें, काफी कुर्सियां बैठे, आप भी कुर्सियां बैठ जाओ, क्या करें, इस जब नहीं बैठ जाओ। इस जलसे में शामिल हमारी सारी बहनें और भाइयों को मैं अपना सलाम पेश करता हूँ। पहली बात मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ राजशेखर रेड्डी साहब का कि उन्होंने इस मीटिंग का इंतजाम किया और मुझे बुलावा दिया। भाइयों और बहनों, मैं आप सबसे दो चार चीजों के बारे में बताने और मेरी राय आपसे शेयर करने के लिए मैं यहाँ पे आ गया हूँ। हमने पिछले 10 सालों में 2014 से लेकर आज तक हमने 2 हुकूमतें देख चुके हैं। एक जो वजीर आजम है 2014 में बड़े भाई नरेंद्र मोदी, जो हर किसी के कान में फूल लगा के जीत गए और 10 साल हुकूमत चलाए। उनका हुकूमत क्या है, उनकी हुकूमत ने क्या किया, ये आपकी आंखों के सामने है। और दूसरी तरफ है केसीआर साहब, जो पिछले 9.5 साल से दिसंबर 3 तारीख तक यहाँ पे रियासत तेलंगाना में हुकूमत चलाए, और कैसा खिदमत आपका केसीआर साहब ने किया, ये भी आपकी आंखों के सामने है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप वोट देने से पहले एक दो बार इत्मीनान से सोच ले, संजीदगी से समझ ले कि किसको वोट देने से क्या होगा। 10 साल पहले 2014 में जब इंतखाबात आए तो नरेंद्र मोदी साहब पूरे हिंदुस्तान के आवाम को ये बताए कि भाई आप लोग सारे के सारे हिंदुस्तानी जो है, आप सभी लोग जन धन खाता खोलो, मैं काला धन वापस ला दूंगा और धन आप सबको 15 लाख आपके अकाउंट में डाल दूंगा। अब 10 साल गुजर गए, 15 लाख क्या, 15 रुपया भी किसी के अकाउंट में नहीं आया, ना मुसलमान के अकाउंट में, ना हिंदू के अकाउंट में, ना क्रिश्चियन अकाउंट में, ना सिख के अकाउंट में, किसी के अकाउंट में भी एक बूटी कौड़ी तक नहीं आया। नरेंद्र मोदी साहब ये भी बोले कि हर किसान का आमदनी 2022 तक डबल कर देंगे, दुगना कर देंगे। आज तक पूरे हिंदुस्तान में 10 साल के बाद एक भी किसान का आमदनी डबल नहीं हुआ। नरेंद्र मोदी ये भी बोल रहे थे कि हर गरीब को मैं घर बना के दे दूंगा, उस घर में एक नल भी लगाऊंगा। उन्होंने ये भी कहा था कि बुलेट ट्रेन दौड़ाऊंगा हिंदुस्तान में, और हिंदुस्तान को इतना मजबूत करूंगा कि हर साल 2 करोड़ बच्चों को मैं रोजगार दिलाऊंगा। और 10 साल में 20 करोड़, 10 साल में 20 करोड़ रोजगार का भी उन्होंने वादा किया था। भाइयों बहनों, मैं पूछना चाहता हूं आपसे, आज हर घर जल तो नहीं मिला, आज हर घर में जहर भर दिए नरेंद्र मोदी साहब और बीजेपी की हुकूमत ने। आज शर्मनाक बात है, 10 साल हुकूमत चलाने के बाद नरेंद्र मोदी साहब जब आप वोट मांगते हैं हिंदुस्तान में, वो बात करते हैं वोट जिहाद का। पहली मरतबा एक वजीर आजम जो 10 साल काम कर चुके हैं, इतने नाकाम हैं कि खुद के काम के बारे में ना बोल सकते हैं। खुद के काम के बारे में, खुद क्या किया उन्होंने इस मुल्क में हिंदुओं के लिए, मुसलमानों के लिए, गरीबों के लिए क्या किया बता नहीं सकते हैं, इसलिए वोट जिहाद की बात कर रहे हैं। भाइयों, मैं एक चीज आपसे पूछना चाहता हूं, 10 साल की हुकूमत नरेंद्र मोदी जी की, जहां बहुत बातें की गई पर एक भी काम नहीं हुआ, वो एक तरफ है।
और दूसरी तरफ है 9.5 साल हुकूमत चलाने वाली हमारे केसीआर साहब। मैं एक बार आपको याद दिलाना चाहता हूं, केसीआर साहब ने कभी भी 9.5 साल में मजहब के नाम पर सियासत नहीं किया। वो खुद हिंदू है, केसीआर साहब हिंदू है, कभी उसके बारे में झिझके भी नहीं, कभी दोबारा सोचे भी नहीं। अपना धर्म का पालन किया उन्होंने। मंदिर जाते हैं, यादाद्री में मंदिर बनाया, यज्ञ भी करते हैं, पर कभी किसी का नजरअंदाज नहीं किया, कभी किसी कौम का, किसी तबके का कभी भी गलती से भी अपमान नहीं किया। केसीआर साहब इज्जत दिया, हर एक का रीत और रिवाज का, हर किसी का तहजीब के साथ गंगा जमुना तहजीब, इसके बारे में अभी मौलाना ने भी जिक्र किया। उस तहजीब से 9.5 साल पूरे रियासत तेलंगाना को चलाने वाले केसीआर साहब एक ही चीज में यकीन रखते हैं। कभी मोइनुद्दीन मखदूम ने कहा था, हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, चले के चलो, सारे जमाने को साथ लेके चलो। मजहब के नाम पे सियासत कभी नहीं करे। अगर गरीब हिंदू बच्ची को बदगम्मा का साड़ी मिलता है तो गरीब क्रिश्चियन को क्रिसमस गिफ्ट दिया जाता है और गरीब मुसलमान को रमजान का तोहफा दिया जाता था केसीआर साहब के दौर में। मैं पूछना चाहता हूं हमारे बहनों से, कांग्रेस आ गई 5 महीने पहले, हथेली में जन्नत दिखा के आई, मालूम है आपको, कहा गया था हर खवातीन को हर महीना 2500 रुपया दिया जाएगा, हर बुजुर्ग को 7000 रुपया दिया जाएगा। मैं पूछना चाहता हूं मैं हमारे बहनों से, रमजान का तोहफा मिला आपको? मिला कि नहीं मिला? कुछ लोगों को सिगरेट मिला क्या? सारे हाथ में मिला कि नहीं? रमजान का तोहफा नहीं मिला। मिला खवातीनों को 2500, 4000 रुपया मिला आपको वजीफा, सिलेंडर की बात हुई थी, मिला किसी को? इसलिए कहना चाहता हूं, हथेली में जन्नत दिखा के लोगों को गुमराह करके वोट तो हड़प लिए। हैदराबाद में आपने इस प्रयोग की, हमारे राष्ट्रीय गणना को 50,000 मेजॉरिटी से आपने जिताया। हैदराबाद में उनकी किसी ने नहीं सुनी, न कांग्रेस की सुनी, न बीजेपी की सुनी। आप अगर बताना चाह रहे थे पूरा हिंदुस्तान को, आपने साफ बता दिया कि बस केसीआर ही साफ करेंगे, केसीआर ही हमारे लिए सही लीडर है। इसलिए आपने पूरे हैदराबाद में, पूरे जीएचएमसी के दायरे में एक भी सीट कांग्रेस पार्टी को आपने दिया नहीं। मैं शुक्रगुजार हूं। 16 सीट हमको दिया, 7 सीट मजलिस को दिया, एक गलती से बीजेपी को मिल गया, वरना वहां पे भी हम ही जीतते थे। और 16 सीट यहां जीतने के बावजूद हम हुकूमत नहीं बना पाए। किस लिए? क्योंकि अजलाओं में कई सारे हमारे जो भाई है, बहन है, ये जो कांग्रेस पार्टी का कैंपेन था 6 गारंटी का कि हम ये दे देंगे, वो दे देंगे, हर चीज दे देंगे आपको, इसको सुन के कुछ लोग उन पे यकीन किए, इस वजह से हम हार गए। पर कोई बात नहीं, परवाह नहीं, हुकूमत हमेशा एक ही का नहीं होता है। पर एक चीज पक्का है, आज जब से कांग्रेस हुकूमत आई है, हैदराबाद की आवाम, हैदराबाद के मेरे बहन और भाई परेशान है। उनको लग रहा है कि भाई 10 साल में हमने कभी भी बिजली को लेकर कोई तकलीफ, कोई मसाइल कभी भी देखना नहीं पड़ा, पानी को लेकर कोई किल्लत नहीं थी, टैंकरों की जरूरत नहीं पड़ती थी। जब से कांग्रेस आई 4.5 महीने में फिर एक बार बिजली की समस्या, बिजली की मसाइल फिर शुरू हो गया। मैं सच बोल रहा हूं कि नहीं? पावर कट चालू हो गया, पानी की किल्लत फिर से आ गई। हम बस यही कह रहे थे आपसे, कोई दंगा नहीं, कोई फसाद नहीं, कोई झगड़ा नहीं। केसीआर साहब की हुकूमत में 9.5 साल, हिंदू हो, मुसलमान हो, जो भी हो, एक अमन पसंद चीफ मिनिस्टर थे, सख्ती से लॉ एंड ऑर्डर का इंतजाम करे। इसलिए 10 साल में एक दिन भी कर्फ्यू की जरूरत नहीं पड़ी, एक दिन भी कहीं भी दंगा एक फसादी देखने को नहीं मिला। भाइयों मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, बहनों एक ही चीज कहना चाहता हूँ, केसीआर ने अगर काम किया तो वोटों के वास्ते, इलेक्शन के वास्ते काम नहीं किया। केसीआर साहब अभी भी इलेक्शन ही नहीं सोचते थे। केसीआर साहब अगर सोचते थे तो अगली जनरेशन की, आगे आने वाले जो नस्लें हैं, हमारे बच्चे हैं, उनके बारे में सोचा।
इसलिए आज 204 स्कूल के जबरदस्त 204 स्कूलों का तश्कील की केसीआर साहब ने, जिनमें आज 102 स्कूल हैं खवातीनों के लिए, बच्चों के लिए, और 102 स्कूल है बच्चों के वास्ते, जिनमें आज 1,32,000 बच्चे पढ़ते हैं, बच्चे और बच्चियां पढ़ते हैं, जिनमें एक बच्चे पे 1,20,000 रुपया खर्च किया जाता है, महीने पे 10,000 रुपया हुकूमत खर्च करती है। क्यों करती है? क्योंकि केसीआर साहब ये चाहते हैं कि हमारे बच्चों को इतना अच्छा तालीम मिले कि वो दुनिया से लड़ने की काबिलियत में आ जाए, ताकि कहीं भी जाए, वो हिंदुस्तान के बाहर, चाहे वो अमेरिका हो, लंदन हो, जहां कहीं भी हो, दुनिया से मुकाबला करें और गरीबी से एकदम बाहर निकल के उभर के बाहर आए। मैं पूछना चाहता हूं भाइयों, आज पूरे हिंदुस्तान में मुझे एक ऐसी रियासत दिखाई जहां माइनॉरिटीज के लिए 204 स्कूल तश्कील की गए। आज कांग्रेस की हुकूमत कई सारी जगह है पूरे हिंदुस्तान में है, राजस्थान में थी अभी तक, आज कर्नाटक में है, हिमाचल में है, तेलंगाना में भी है। मैं पूछना चाहता हूं, पूरे हिंदुस्तान में कांग्रेस की दौर जब थी, कांग्रेस 20-20, 21-21 रियासतों में भी जब राज कर रही थी, कहीं उन्होंने सोचा कभी इतने बड़े तादाद में स्कूल तश्कील करने की आपके पास सोची? आज मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है, जन कांग्रेस की ये कहते हैं कि मुसलमान गरीब हैं, मुसलमान लाचार है, मुसलमान पासमंदगी में है। बहनों, मैं पूछना चाहता हूं आपसे, हमको हुकूमत चलाने दिया आपने 9.5 साल, वो भी सिर्फ तेलंगाना में, पर कांग्रेस को आपने पूरे मुल्क में 55 साल मौका दिया, एक नहीं दो नहीं 11 बार आपने मौका दिया, 11 इलेक्शन में कांग्रेस को जिताया। 55 साल कांग्रेस की हुकूमत के बाद अगर आज हिंदुस्तान में मुसलमान गरीब है, मुसलमान लाचार है, मुसलमान आज भी अगर आसमानी में है, बेरोजगारी के साथ अगर तंग हो चुका है, तो कौन जिम्मेदार है? 9.5 साल हुकूमत तेलंगाना में चलाने वाले केसीआर जिम्मेदार है कि 55 साल इस मुल्क पे राज करने वाली कांग्रेस जिम्मेदार है? किसको दोषी आप ठहराएंगे? आप एक मरतबा सोचो। आप बार बार उनको मौका देते गए कांग्रेस को, और बार बार कांग्रेस ने आपके साथ धोखा ही किया, कुछ नहीं किया। आज मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूं, हैरान रह जाएंगे। अगर आप आबादी के हिसाब से देखेंगे, आबादी के हिसाब से अगर आप देखेंगे, पूरे मुल्क में, पूरे हिंदुस्तान में सबसे बड़ा मुसलमानों का आबादी है उत्तर प्रदेश में, 4 करोड़ है वहां की बजट क्या है माइनॉरिटी वेलफेयर की? 1600 करोड़ है। 4 करोड़ आबादी के लिए 1600 करोड़। उसके बाद आता है नंबर वेस्ट बंगाल का। वेस्ट बंगाल की आबादी है मुसलमानों की 2.5 करोड़, और वहां की बजट है 2000 करोड़, हाल ही में लगाया। तीसरे नंबर पे आता है महाराष्ट्र, 1 करोड़ 50 लाख आबादी है, और वहां की बजट है 670 करोड़। उसके बाद आता है कर्नाटक, जहां की आबादी है 90 लाख, और वहां की बजट है 2000 करोड़। और उसके बाद आता है नंबर तेलंगाना का, जहां की आबादी है 50 लाख, और यहाँ की बजट है माइनॉरिटीज का 2200 करोड़। मैं पूछना चाहता हूं, पूरे हिंदुस्तान में आज तक आजादी के बाद 10 साल में माइनॉरिटी वेलफेयर के लिए 12,000 करोड़ खर्चने वाली कोई हुकूमत है क्या, सिवाय केसीआर और सिवाय टीआरएस का? आप एक बार गौर करें। एक और चीज भी मैं पूछना चाहता हूं आपसे, 10 साल में केसीआर साहब ने जब आपकी खिदमत करने का मौका आपने दिया, तो उन्होंने एक ही चीज सोचा, कभी भी कहीं भी सियासत मजहब के नाम पे नहीं करे, ना मंदिर के नाम पे करे, ना मस्जिदों के नाम पे करे। अगर वोट मांगे तो लायकी को दिखा के मांगे कि भाई हम ये काम करें, इस वजह से आप हमें वोट दें। मैं वेलकम करना चाहता हूँ रवि राव ने आगे का खड़ा होकर लक्ष्मण रेड्डी साहब का, हमारे जो एमपी कैंडिडेट है लक्ष्मण रेड्डी रवि साहब, मैं उनका इस्तेमाल करना चाहता हूँ आपके अंश में।
मैं फिर एक बार आपका लाडली लक्ष्मण रेड्डी साहब का एक बार आप तालियों की धूम से उनका धन्यवाद दीजिए। शुक्रिया। मैं पूछना चाहता हूं इन 10 सालों में जब केसीआर की हुकूमत थी, कभी हमें सोचने की जरूरत पड़ी क्या हैदराबाद में छोटे छोटे चीजों के बारे में? आज जब से कांग्रेस आई तब से फिर एक बार सोचना पड़ रहा है कि रमजान तोहफा नहीं मिला, जनवरी का वजीफा नहीं मिला और काफी सारे चीज आज नहीं मिलते हैं एंड वक्त पे। मैं एक और चीज भी आपसे कहना चाहता हूं। आज कुछ लोग आपको बताएंगे, कुछ लोग आपसे ये कहेंगे कि बीजेपी और बीआरएस मिलके हैं, बीजेपी और बीआरएस का कोई समझौता है। भाइयों बहनों, मैं एक चीज आपसे पूछना चाहता हूं। आज मेरी बहन केसीआर साहब की लड़की, केसीआर साहब की बच्ची कविता को 50 दिन से दिल्ली में जेल में रखा गया। मैं पूछना चाहता हूं आपसे, कहना चाहता हूं आपसे, सवाल करना चाहता हूं आपसे, अगर कोई हमारा समझौता होता, उनके साथ कोई मिलावट होती, तो क्या आज हमारी बच्ची दिल्ली में जेल में रहती? आप जरा सोचो, गौर करो। आज कोई कांग्रेस लीडर जेल में है क्या? कोई हिंदुस्तान में कोई कांग्रेस लीडर है जेल में? मोदी ने बुला दिया जेल में। अब मोदी साहब का तो जानते ही है रवैया, या तो आप हमारे जेल में रहे या जेल में रहना पड़ेगा आपको। इसलिए आज अरविंद केजरीवाल को बंद कर दिए, कविता दीदी को बंद कर दिए, हेमंत सोरेन को बंद कर दिए, काफी सारे और ऑपोजिशन लीडरों को बंद कर दिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या कांग्रेस में वो काबिलियत है बीजेपी को हराने की? 2014 में मोदी को और मोदी का लहर को अगर किसी ने रोका, तेलंगाना में सिर्फ और सिर्फ केसीआर थे। 2018 में भी फिर एक बार दोबारा जब मोदी छुट के आए और हिंदुस्तान के वजीर आजम बने, तो तेलंगाना में बीजेपी को लहर को, बीजेपी को रोकने वाले केसीआर ही थे। और 2023 में जो हाल ही में दिसंबर में, नवंबर में जो इंतखाबात हुए, उनमें भी जो यहाँ के बीजेपी के बड़े बड़े लीडर हैं, चाहे वो यहाँ से लड़ने वाले ईटेला राजेंद्र हो, या बंटी संजय हो, या धर्मपुरी अरविंद हो, या सोहेल बाबू राव हो, या रघुनंदन राव हो, इन सबको हराने वाली पार्टी बीआरएस है, कांग्रेस नहीं। जितने भी लीडर है बीजेपी के, जो अपने आप को 30 महान समझते हैं, उन सबको हराने वाली पार्टी और उन सबको घर भेजने वाली पार्टी है बीआरएस पार्टी। जब यहाँ के घोषणामहल के एमएलए बीजेपी के राजा सिंह ने प्रॉफिट का इंसल्ट किया था, उन पे भी पीडीआर लगवा के जेल भिजाने वाली पार्टी सिर्फ और सिर्फ बीआरएस की, कांग्रेस नहीं। मैं भाइयों आपसे एक चीज कहना चाहता हूँ, इलेक्शन आते ही आपको गुमराह करने की कोशिश फिर शुरू हो जाते हैं। 10 साल की जो काम है, 10 साल की जो हमारे रिकॉर्ड है, वो आगे की तरह आपके सामने है। आप जल्दबाजी में अगर गलत फैसला लेंगे तो फायदा होगा बीजेपी को। कुछ लोग आपसे कहते हैं, कुछ लोग आपसे कहेंगे कि हमें कांग्रेस को वोट देना पड़ेगा क्योंकि बीजेपी का मुकाबला कांग्रेस कर पाएगी। मैं पूछना चाहता हूं आपसे, पूरे हिंदुस्तान में आज 543 लोकसभा सीट है, 543, उनमें से कांग्रेस लड़ रही है 300 सीट और उनमें से 3 कांग्रेस के उम्मीदवार, 3 कांग्रेस के कैंडिडेट ऑलरेडी भाग गए, बीजेपी को सीट भी दे दिए। यूनानिमस इलेक्शन हो गया, वहां पे एक तरफा इलेक्शन हो गया। 3 जगह कांग्रेस के कैंडिडेट हट गए रेस से और बीजेपी को लिख के दे दिए कि भाई आप ले लो। इंदौर में, सूरत में और एक और एक जगह, 3 जगह कांग्रेस के उम्मीदवार हट गए। मैं पूछना चाहता हूं, जिस पार्टी का लीडर, कांग्रेस का लीडर राहुल गांधी खुद अमेठी में ठहरने से, अमेठी में लड़ने से बीजेपी के साथ डर रहा है, उस पार्टी क्या मुकाबला करेगी, वो पार्टी क्या मुकाबला करेगी बीजेपी की? आप एक बार सोचो। आज राहुल गांधी खुद अमेठी से भाग गया, वो क्या मुकाबला करेगा आज बीजेपी का? आप एक बार सोचो। और एक और चीज भी मैं पूछना चाहता हूं आपसे,
10 साल यहाँ पे हुकूमत चलाने के बाद हमारी जो रिकॉर्ड है आपके सामने है। आज पूरी तरह से हर किसी को मुतमईन करने की कोशिश हमने 10 साल में लगातार की। आज भी एक ही सवाल आपसे करना चाहते हैं, यहाँ पे जितने हमारे बहन है भाई है, मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ। आप संजीदगी से सच बोलिए मुझे। अगर आपको लगता है कि केसीआर साहब का हुकूमत बेहतर था आज की कांग्रेस की हुकूमत तेलंगाना में, आप एक बार हाथ उठा लो। केसीआर का हुकूमत बेहतर था अगर आपको लगता है तो आप एक बार हाथ उठा लें। अच्छा, आप सब लोग ये मानते हैं कि केसीआर का हुकूमत बेहतर था, तो मैं आपको एक तरकीब सुनाता हूँ, तरकीब बताता हूँ। आप बस एक ही काम करो, ज्यादा कुछ ना करो, एक ही काम करो। 13 मई के दिन जिस दिन इंतखाबात है, हमारे नागरिक लक्ष्मण रेड्डी साहब का इलेक्शन है, 4 नंबर पे गाड़ी है, 4 नंबर पे कार है। बस आप 10-12 एमपी सीट जीत के हमें दे दो, 6 महीने के अंदर फिर केसीआर साहब तेलंगाना में अगर आपको लगता है कि केसीआर का हुकूमत बेहतर था, अब ज्यादा ना सोचो, कंफ्यूज ना हो। बस आप केसीआर जैसे सेक्युलर ताकत, केसीआर जैसे लीडर का आप हाथ मजबूत करो। मैं एक और चीज आपको सोचने के लिए मजबूर करना चाहता हूं। जहां जहां साजिशें हुई, जहां जहां हुकूमतों को गिराने की कोशिशें हुई हिंदुस्तान में, अगर आप एक मरतबा सोचेंगे, बीजेपी ने पिछले 10 सालों में कई सारे हुकूमतों को गिराने की कोशिश की, तोड़ने की कोशिश की। अरे हट जाना यार, क्या कर रहे हैं ना, 10 साल में यहां टीआरएस गवर्नमेंट को भी तोड़ने की कोशिश की, 4 हमारे एमएलए को खरीदने की कोशिश की। वैसे ही तृणमूल कांग्रेस बंगाल में उनके साथ भी कोशिश की, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के साथ भी कोशिश की, तमिलनाडु में स्टालिन के साथ भी कोशिश की। हर जगह जहां एक ताकतवर लीडर था, केसीआर, ममता बनर्जी, स्टालिन, अरविंद केजरीवाल, बीजेपी नाकाम हुई, उनकी चाल नहीं चली। जहां जहां कांग्रेस की हुकूमत थी, हर जगह तोड़ पाए, चाहे वो कर्नाटक में हो, मध्य प्रदेश में हो, गोवा में हो, जहां कहीं भी हो, जहां कांग्रेस है वहां आसानी से तोड़ पाई बीजेपी। मैं इसलिए कहना चाहता हूं, आज कांग्रेस में वो काबिलियत नहीं है, कांग्रेस में वो ताकत नहीं है बीजेपी को हराने की। अगर कांग्रेस में ताकत होती तो तेलंगाना में जितने बीजेपी के लीडर थे बड़े बड़े, उनको क्यों नहीं हरा पाई? आप एक मरतबा सोचो। आज जो शख्स यहाँ से मल्कानगिरी से बीजेपी के कैंडिडेट हैं, ईटला राजेंद्र, उनको हमने 2 जगह हराया असेंबली में, हुजूराबाद में हराया और गजवेल में हराया। दोनों जगह हार गए, आज मल्कानगिरी से पार्लियामेंट लड़ रहे हैं। और जो शख्स कांग्रेस से लड़ रही है, सुनीता महेंद्र रेड्डी, उनका कोई ताल्लुक नहीं है यहाँ से। राजेंद्र भी पॉलिटिकल टूरिस्ट हैं और सुनीता भी पॉलिटिकल टूरिस्ट हैं। एक है कानपुर से, दूसरे हैं हुजूराबाद से। और हमारे लक्ष्मण रेड्डी आपके बगल वाले ऊपर के हल्के से है और आपके साथ रहने वाले हैं। मैं बहनों, आप भाइयों और बहनों, मैं बस इतना ही कहता हूं आपसे, आपके सामने आज चॉइस क्लियर है। एक ऐसी ताकतवर सेक्युलर पार्टी केसीआर साहब की सदारत में आपके सामने है, जिसको आप वापस ला सकते हैं। 10-12 एमपी सीट अगर आप मेहरबानी करके हमें दे दें, वरना फिर एक बार अगर आप कांग्रेस को वोट देंगे, यहाँ पे कांग्रेस है ही नहीं, एक बनी कैंडिडेट को, एक डमी कैंडिडेट को कानपुर से लाके जबरदस्ती कांग्रेस ने यहाँ खड़ा कर दिया। अगर आप उनको वोट भी देंगे वो वेस्ट हो जाएगा, फायदा होगा बीजेपी का, नुकसान होगा हम सबका। इसलिए मैं पूछना चाहता हूँ, कहना चाहता हूँ आप सबसे, हम किसी भी हालत में, जबकि मेरी बहन को कोई गलत के अंदर डाल दिया, हम उनके साथ नहीं गए, समझौता नहीं गए, आगे भी नहीं करेंगे, कभी भी सेक्युलर ही रहेंगे, उनके साथ कभी भी नहीं जाएंगे। इसलिए मैं गुजारिश करना चाहता हूँ आप सबसे, आप लक्ष्मण रेड्डी साहब का 4 नंबर पे बैलेट में 4 नंबर पे लक्ष्मण रेड्डी का नाम है और कौन सी निशान है हमारी? आप लोग ना बोलो, उनको बोलो, कौन सी निशान है हमारी? जोर से बोलना जरा।
कार की निशान है, चार नंबर पे है, जरूर आप कार के निशान पे वोट देके हमारे लक्ष्मण रेड्डी साहब को जिताइए। इस कार का आप मजबूत करें और इंशाअल्लाह जैसा आपने कहा 6 महीने के अंदर एक लहर फिर वापस आएगी तेलंगाना में और आपका जो इरादा है, आपका जो तमन्ना है वो भी पूरा होगा। मैं इतने ही कहते हुए मैं आप सबसे रुखसत लेता हूँ। जय तेलंगाना।